हेलो दोस्तों, डब्ल्यू टेक्निकल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्टिव पार्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। मतलब कि जो आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसका जो एक्टिव पार्ट है, तो आपका एक्टिव पार्ट कौन कौन सा है? तो एक्टिव पार्ट उसमें दो होते हैं। नंबर वन आपका होता है जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, ठीक है। नंबर टू होता है जो होता है आपका एक्टिव पार्ट, वो होता है आपका ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग, ठीक है। तो इसमें दो एक्टिव पार्ट आपके होते हैं। नंबर वन कौन सा होता है? नंबर वन होता है आपका ट्रांसफार्मर की कोर। नंबर टू होता है ट्रांसफार्मर बाइंडिंग, ठीक है। इसमें आपके टू एक्टिव पार्ट होते हैं। तो पहले हम ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में समझते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी कारण मैं इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर की कोर के बारे में बताऊंगा। जो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो हम ट्रांसफार्मर की कोर के बारे में समझते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर। तो आप ये जो ट्रांसफार्मर की कोर कोर उसमें यूज की जाती है वो आपकी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। जो आपकी कोर यूज होती है वह सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। जो आपकी कोर उसमें यूज होती है ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज वाले में, तो वो आपकी सिलिकॉन स्टील होती है। सिंगल फेज वाले में यूज करते हैं या थ्री फेज वाले में, हम दोनों में यूज इसी का करते हैं। क्योंकि इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। इसकी जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है और उसमें जो रिलक्टेंस होता है आपका वो बहुत कम होता है, ठीक है। और इसकी परमिएबिलिटी हाई होती है। परमेबिलिटी आप समझ के होंगे। परमेबिलिटी वो होती है जैसे कोई वायर है या कोई कंडक्टर लिया मैंने, तो उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो सकता है या कितनी आसानी से उसमें करंट फ्लो हो रहा है। जितना अच्छा करंट उसमें फ्लो करेगा उतनी अच्छी उसकी परमेबिलिटी होगी। इसीलिए हमें कोर को अच्छी परमेबिलिटी होनी जरूरी है, क्योंकि कोर की अगर अच्छी परमेबिलिटी होगी तो इसमें उतना अच्छा आपका फ्लेक्स बन पाएगा, ठीक है। तो कोर में जितनी परमेबिलिटी आपकी हाई होगी उतना अच्छा बन पाएगा। अब फ्लेक्स बनाना बहुत जरूरी है कोर में, तभी तो आपका आउटपुट पे करंट या वोल्टेज प्राप्त होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया आपका कि इसकी रिलक्टेंस जो होता है इसका वो बहुत कम होता है। जो रिलक्टेंस होता है बहुत कम होता है, ठीक है। रिलक्टेंस कम ही होना चाहिए, नहीं तो ये ज्यादा होगा तो फ्लेक्स को सेटअप नहीं होने देगा, ठीक है। कम कम फ्लेक्स सेटअप हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए रिलक्टेंस को हम कम रखते हैं। एक कम कैसे हो गया आप सोच रहे कम और ये ज्यादा कैसे हो गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है इसका परमेबिलिटी का, देखो ऐसे। ये फॉर्मूला आपका रिलक्टेंस का, एस बराबर 1/म्यू इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। ये आपका रिलक्टेंस का फॉर्मूला है। ये रिलक्टेंस को डिनोट करता है ऐसा आपका। म्यू जो हो गया ये आपकी परमेबिलिटी हो गई, ठीक है। एल आपकी लेंथ हो गई, ये आपका एरिया हो गया वायर का, ठीक है। ये लेंथ वायर की होगी, ठीक है। वायर की मान लो या आप किसी
कोर की मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें एस है, ये रिलक्टेंस है, तो मैंने परमेबिलिटी हाई बताया था आपको, ठीक है। जब परमेबिलिटी हम यहाँ पे हाई करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका रिलक्टेंस कम हो जाएगा। तो रिलक्टेंस कम हो जाएगा, तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रिलक्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। रिलक्टेंस आपका कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रिलक्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है आपका कि जो ये सिलिकॉन स्टील है, ये कैसा मटेरियल है आपका, तो ये आपका मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सिलिकॉन आपका सिलिकॉन स्टील यह है फेरोमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब आप सोच रहे होंगे कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें आपका जो फ्लक्स हो, या जिसमें जो आपके मैग्नेट की लाइन फील्ड लाइंस हो, ठीक है, जो आपकी मैग्नेट की फील्ड लाइंस हो वो एक ही दिशा में फ्लो करती हैं, ठीक है। जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही दिशा में फ्लो करती हैं या सेटअप करती हैं, तो इसीलिए इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोला जाता है। ये सबसे अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। सिलिकॉन स्टील जो होता है आपका, वो सबसे अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे कि कोई मटेरियल है, ठीक है, इसमें ये एक ही दिशा में मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक ही दिशा में जा रही हैं, सेटअप कर रही हैं, तो ये एक अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। मतलब कि अगर इधर उधर जाती है तो वो एक अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। मतलब कि वो डायमैग्नेटिक मटेरियल या आपका और कोई मटेरियल हो सकता है, इसीलिए या एक ही दिशा में फ्लो कर रही है ये चीजें, तो ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आता है। और इसलिए सिलिकॉन स्टील का यूज हम ट्रांसफार्मर कोर में अधिकतम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो सिलिकॉन स्टील होता है हमारा सिलिकॉन स्टील होता है, इसमें आपका 4 से 5% सिलिकॉन मिली होती है। 4 से 5% सिलिकॉन मिली होती है, जो आपकी कंडक्टिविटी को रिड्यूस करती है, जो कंडक्टिविटी को रिड्यूस करती है। रिड्यूस माने कम करती है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई मटेरियल दे रखा है या कोई कोर है ये, तो इस कोर में फ्लक्स अच्छी तरह से सेटअप ना हो पाए या अच्छी तरह से कंडक्ट ना कर पाए, मतलब करंट फ्लो ना हो पाए कोई चीज में। कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसमें करंट हमारा अच्छी तरह से फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वो बैड कंडक्टिविटी होगी। और उसमें करंट अच्छी तरह से फ्लो हो रहा है तो वो उसकी मतलब कि गुड कंडक्टिविटी कहलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इसकी कंडक्टिविटी जो इसमें 4 से 5% हम सिलिकॉन मिलाते हैं, वो इसकी कंडक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जो एडी करंट लॉस होते हैं, जहाँ पे कोर में एडी करंट लॉस होते हैं, एडी करंट लॉस आपके आयन लॉसेस में आते हैं। आयन लॉसेस में 2 लॉसेस आते हैं, हिस्टैरिसीस लॉसेस या एडी करंट लॉसेस। तो एडी करंट लॉसेस हमेशा कोर में ही होती है, ठीक है। तो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करता है।
एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये आपका एडी करंट लॉस को रिड्यूस करता है, ठीक है। और आपका इसमें जो आपकी कोर होती है, इसमें जो आपकी जो कोर की वो होती है, जैसे हमें स्ट्रिप का यूज करना है, तो ये किसका करना है, थिन का करना है या थिन का करना है या आपको थिक का करना है। थिन मतलब पतली स्ट्रिप, जो आपकी पतली स्ट्रिप होगी उसको थिन बोलते हैं, और मोटी होगी तो उसको थिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमेशा थिन स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी थिन स्ट्रिप आती है उसका ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी बाइंडिंग होती है उसमें कोर की। पहले आपको जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पे, ये इसकी कोर है, ठीक है। इसमें बाइंडिंग करनी है मुझे, तो पहले ये यहाँ पे आ जाएगी। ये हो गया आपका सिलिकॉन स्टील। क्यों सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाएगा, तो ये आपकी होगी सिलिकॉन स्टील, ठीक है। उसके बाद जो ये लाइन मैंने खींच रखी है, ये आपकी होगा इंसुलेशन। इंसुलेशन क्यों लगाएंगे हम बीच में, एडी करंट को लॉस कर, एडी करंट जो लॉस है उसको कम करे, इसीलिए। तो ये हो गया आपका इंसुलेशन, इंसुलेशन, ठीक है। फिर आपका सिलिकॉन स्टील का यूज होगा। फिर उसके बाद आपका जो आएगा तो वो इंसुलेशन आएगा। फिर आपका दोबारा से सिलिकॉन स्टील लगाया जाएगा इसमें, सिलिकॉन स्टील की, ये आपका इंसुलेशन हो गया। फिर सिलिकॉन स्टील का यूज होगा, फिर आपका इंसुलेशन लगाया जाएगा, फिर सिलिकॉन स्टील की स्ट्रिप लगाई जाएगी, फिर आपका इंसुलेशन लगाया जाएगा। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे यूज करते हैं इसको। सबसे पहले आपको लगाया जाएगा इंसुलेशन। जैसे कि कोई कोर दे रखी है, ये कोर है मान लो है, इस कोर पे हमें बाइंडिंग करनी है, तो बाइंडिंग करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहले हम लगाएंगे इंसुलेशन, उसके बाद लाएंगे स्ट्रिप, जो आपकी थिन स्ट्रिप होगी, जो पतली स्ट्रिप होगी आपकी, उस स्ट्रिप को लाएंगे, वो स्ट्रिप होगी आपकी लो वोल्टेज की, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको फिर इंसुलेशन लाएंगे हम, फिर इंसुलेशन लगाने के बाद फिर स्ट्रिप लाएंगे, जो स्ट्रिप अगली बार लाएंगे वो होगी हमारी हाई वोल्टेज की। तो इसी प्रकार हम इंसुलेशन करते हैं। मैं इंसुलेशन के बारे में या इसकी बाइंडिंग के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले मैंने इसमें इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर की कोर के बारे में बताया, ये किसकी बनी होती है और कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो जो आप मैंने एक बार समझा देता हूँ, जो आपकी कोर यूज होती है वो आपकी सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनी होती है, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा मटेरियल होता है, ठीक है। मैग्नेटिक कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। और इसकी परमेबिलिटी हाई होती है। मैंने सूत्र बताया आपको, ये आपका रिलक्टेंस का सूत्र है, तो परमेबिलिटी जब हाई हो जाएगी आपकी, तो रिलक्टेंस ऑलरेडी लो हो जाएगा, तो रिलक्टेंस आपका लो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे और जब रिलक्टेंस आपका लो हो जाएगा, तो मैं एक बात बीच में भूल गया हूँ। तो आपका एक फॉर्मूला होता है आपका फ्लक्स का, 5 NI/S, ठीक है। ये NI क्या है आपका, ये NI है आपका MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये आपका नंबर टर्न्स हो गए, ये आपका करंट हो गया, ये आपका रिलक्टेंस हो गया, ये आपका फ्लक्स हो गया। ये क्या आपका, ये आपका फ्लक्स है, ये आपका रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस, ये आप इसे जानते हो, ये नंबर टर्न्स, और ये आपका करंट, ठीक है। अब मैंने बताया था यहाँ पर रिलक्टेंस कम हो गया। जब यहाँ पर रिलक्टेंस कम हो गया, तो जाहिर सी बात है फिर अपने आप ही ये फ्लक्स आपका ज्यादा हो जाएगा, तो ये फ्लक्स आपका ज्यादा हो जाएगा, और हमें फ्लक्स ज्यादा ही चाहिए। फिर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपके ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में हो गया। अब ट्रांसफार्मर की बैटरी बचती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एक बात और बताया था मैं आपको पहले में, जैसे हमने कोई कोर ली है, तो उस कोर में जो बाइंडिंग करते हैं वो किस टाइप से करते हैं। जैसे मैंने कोर ली है, मैं बड़ी बना देता हूँ उसको थोड़ा। जैसे मैंने कोई कोर ली है वाली, तो इसमें बाइंडिंग जो करते हैं हम, पहले हम जो सिलिकॉन स्टील की स्ट्रिप है उसका यूज करते हैं, फिर हम इंसुलेशन का यूज करते हैं, फिर स्ट्रिप का यूज करते हैं, फिर हम इंसुलेशन का यूज करते हैं, फिर हम स्ट्रिप लाते हैं इसमें, और
ये हो गया आपका इंसुलेशन, इंसुलेशन। ये हो गया आपका सिलिकॉन स्टील, ठीक है। ये आपका सिलिकॉन स्टील हो गया। सिलिकॉन स्टील की जो स्ट्रिप होती है वो हो गई आपकी, और ये आपका इंसुलेशन हो गया, ठीक है। जैसे हम कोई वायरिंग कर रहे हैं किसी की ट्रांसफार्मर की, डिस्ट्रीब्यूशन की मान लो आप, तो उसमें पहले हम इंसुलेशन लगाएंगे, फिर लो वोल्टेज की स्ट्रिप लगाएंगे, फिर इंसुलेशन लगाएंगे, फिर हाई वोल्टेज की स्ट्रिप लगाएंगे। तो हम इस प्रकार बाइंडिंग करते हैं इसकी, ठीक है। अगर ये बाइंडिंग थोड़ी लूज रह जाए, जो आपकी स्ट्रिप है, स्ट्रिप्स हैं, अगर वो लूज रह जाए तो, अगर आपकी स्ट्रिप जो है वो लूज रह जाती है या टाइट कस नहीं पाते उनको आप, तो टाइट नहीं कस पाएंगे, तो उसमें से एक साउंड सुनाई देता है, जो मैग्नेटिक साउंड होता है, जिसे हम मैग्नेटिक हमिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। जो आपका साउंड इसको नॉइज बोल देते हैं, ठीक है। जो आपको नॉइज आएगी वो मैग्नेटिक हमिंग नॉइज होगी। आ नहीं रहा है, यहाँ पे मैं यहीं पे बना दिया, ठीक है। इसको देख लेना, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो आपकी स्ट्रिप ढंग से कसी नहीं गई है ना, तो उनकी वजह से एक आपका नॉइस आती है, जिसे हम मैग्नेटिक हमिंग नॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में आपको ट्रांसफॉर्मर बाइंडिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए होती है, यही अच्छी वीडियो बनाऊंगा और मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।